दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग कॉप सम्मेलन से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी पार्टियों का सम्मेलन है। यह आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन यानी UNFCCC की अंतर्राष्ट्रीय बैठक को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने पर केंद्रित होता है। गौरतलब है कि कॉप UNFCCC का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो UNFCCC का हिस्सा है और इसके नियमों को मानते हैं। यह हर साल आयोजित होता है और नए उपायों पर बातचीत करने और जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के UNFCCC के लक्ष्य के तहत पार्टियों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर देता है। हर कॉप के अंत में एक बयान या बाध्यकारी समझौता जारी किया जाता है। बता दें कि कॉप केवल UNFCCC से संबंधित नहीं है, बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों के शासी बैठकों को भी संदर्भित करता है, जैसे जैव विविधता और प्रकृति पर UNCBD कॉप तथा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए UNCCD कॉप। आइए सबसे पहले हम UNFCCC कॉप के बारे में जानते हैं। UNFCCC 198 पार्टियों या 197 राज्य और यूरोपीय संघ के बीच एक समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। बता दें कि UNFCCC एक अम्ब्रेला समझौता है, जिसका अर्थ है कि अन्य बाध्यकारी निर्णय इसके अंतर्गत लिए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। इसमें पेरिस समझौता भी शामिल है, जिस पर 2015 में COP21 में सहमति बनी थी। गौरतलब है कि UNFCCC COP हर साल होता है, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो। बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 कॉप को 2021 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था। आइए अब हम प्रमुख कॉप सम्मेलनों और उनके परिणाम के बारे में जानते हैं। कॉप सम्मेलनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। COP26 2021 में ग्लासगो में आयोजित हुआ, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को सुरक्षित रखने, कोयला उपयोग घटाने और लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया। इसके बाद COP27 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में अफ्रीका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रेखांकित करते हुए उत्सर्जन कम करने, अनुकूलन प्रयास बढ़ाने और न्यायसंगत बदलाव पर बल दिया गया। COP28 2023 में दुबई में पेरिस समझौते के तहत पहला वैश्विक मूल्यांकन पूरा हुआ, जिसमें देशों ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और कमजोर देशों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करने की सहमति जताई। वहीं COP29 2024 में अजरबैजान के बाकू में वित्त कॉप के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इससे विकसित देशों ने 2035 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का वादा किया और कार्बन बाजारों के तंत्र को अंतिम रूप दिया। चलिए अब हम कॉप सम्मेलन में भारत की भागीदारी के बारे में जानते हैं। भारत ने कॉप सम्मेलनों में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उसकी पहल को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। COP26 में भारत ने पंचामृत योजना के तहत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। 2030 तक 50% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 गीगावाट तक बढ़ाने का वादा किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व करते हुए भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाया।
इसके अलावा हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी भारत ने ठोस कदम उठाए हैं। चलिए अब हम जानते हैं कॉप सम्मेलन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। कॉप सम्मेलनों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं। विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारी और वित्तीय सहायता को लेकर असहमति अक्सर नीतियों में बाधा बनती है। विकसित देश ऐतिहासिक रूप से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वे विकासशील देशों से समान प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा करते हैं, जिससे विवाद उत्पन्न होता है। विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में $100 अरब की वार्षिक सहायता का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा सामूहिक लेकिन भिन्न जिम्मेदारी यानी CVDR के सिद्धांत के बावजूद जिम्मेदारियों का बंटवारा अक्सर विवाद का कारण बनता है। पेरिस समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन कई देश अपने उत्सर्जन घटाने के वादे पूरे नहीं कर पा रहे। निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया और क्रियान्वयन में कमी जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम नहीं दे पाती। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, राजनीतिक प्राथमिकताएं और आर्थिक असमानता भी प्रमुख बाधाएं हैं। इसके अलावा कमजोर और गरीब समुदाय जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके पास इससे निपटने के पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर मजबूत समन्वय, पारदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है। अब हम एक नज़र UNCBD कॉप और UNCCD कॉप पर भी डालते हैं। UNCBD कॉप और UNCCD कॉप दोनों ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़े वैश्विक प्रयासों का हिस्सा हैं। UNCBD कॉप का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से होने वाले लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। इसके तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जैसे प्रयास किए गए हैं, जिनका लक्ष्य 2030 तक 30% भूमि और जल क्षेत्रों का संरक्षण है। दूसरी ओर UNCCD कॉप मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य खराब हो चुकी भूमि का पुनर्स्थापन, जलवायु लचीलापन बढ़ाना और सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना है। भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु है। ये दोनों सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जैव विविधता और भूमि संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और मानव जीवन की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य है। दोनों का उद्देश्य पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों का समाधान करते हुए एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ना है। चलिए अब इन विश्लेषणों के आधार पर जानते हैं कि भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। कॉप सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मंच है, लेकिन इसकी सफलता ठोस नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के सख्त और समयबद्ध लक्ष्य तय करना अनिवार्य है। इसके लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर उनकी क्षमताओं को सशक्त बनाना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन को तेजी से अपनाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना जरूरी है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जनता को शिक्षित और जागरूक करके जलवायु समाधान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। विकसित और विकासशील देशों के बीच विश्वास को मजबूत करना, न्याय संगत परिवर्तन को बढ़ावा देना और क्लाइमेट फंड्स के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करना कॉप की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इन ठोस कदमों के माध्यम से कॉप सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को प्रभावी और परिणामपूर्ण बना सकते हैं। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। कॉप सम्मेलनों की भूमिका और उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।